ये गलतियां आप सुधार लो, वरना इस देश की ओबीसी, एससी, एसटी जो अब भाई के रूप में एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के लड़ाई लड़ते हैं, ये आपको बख्शेंगे नहीं और आने वाले समय में आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कि जब भी इस देश में राजनीति की बात हो, किसी सरकार की बात हो, किसी राजनीतिक पार्टी की बात हो, तो आप लोग उसमें अपनी हिस्सेदारी तलाशना। क्या तलाशना? अपनी हिस्सेदारी तलाशना। और तब आपको समझ में आएगा कि वो राजनीतिक पार्टी, वो देश और उस देश की जो संस्थाएं हैं और उस देश की जो बजट है उसमें हमारी हिस्सेदारी कितनी है, और अगर नहीं है तो कौन दिलवाएगा। ये बात आप लोगों को सीख और समझ लेना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम विस्तार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। जब इस देश की बजट की बात आती है तो इस देश की बजट आज के तारीख में जो अभी इस साल का बजट है वो लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का बजट है। और इस 50 लाख करोड़ रुपया में यहां पे बैठे हुए जो लोग हैं और इनका समाज और समुदाय है, इनका हिस्सेदारी 90% के हिसाब से कितना बनता है? कोई बता दे विद्वान। यहां 50 लाख करोड़ में कितना बनता है हमारी हिस्सेदारी? लगभग 45 लाख करोड़ की हिस्सेदारी इस वर्ग का बनता है। और यह तभी संभव है, यह तभी आपको मिलेगा जब आप लोग इस पे चर्चा करोगे। आज WTP जाति जनगणना की बात कर रही है। जाति जनगणना की बात इसलिए कर रही है ताकि सरकारों को पता चले कि इस देश में गरीबों की संख्या कितनी है, और उन गरीबों में इस देश की जो सरकार है वो सरकार इसके बजट में उसकी हिस्सेदारी का कितना रुपया उनके ऊपर खर्च करता है। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर जितने भी संवैधानिक संस्थानें हैं, इवन राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों में हमारे लोगों की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, और कहां पे हिस्सेदारी होनी चाहिए? नीचे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं, नीचे जिला अध्यक्ष के रूप में नहीं, उन जगहों पे हमारी हिस्सेदारी 90% होनी चाहिए जिन जगहों पर डिसीजन लेने की क्षमता होती है। जैसे किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप कैसे समझोगे कि वो राजनीतिक पार्टी हमारी है या नहीं? उसमें भी आप अपनी जाति जनगणना कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि उस राजनीतिक पार्टी में आपकी हिस्सेदारी आपको मिल रही है या नहीं। हर राजनीतिक पार्टी का जो डिसीजन मेकर होता है वो 2, 4, 10 लोगों की एक टीम होती है, वही तय करता है कि उस राजनीतिक पार्टी में विधायक का टिकट किसको मिलेगा, उस राजनीतिक पार्टी में मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा, मंत्री कौन बनाया जाएगा। और इन जगहों पे जो डिसीजन मेकर पोजीशंस हैं, अगर इन जगहों पे ये एससी, एसटी, ओबीसी के लोग नहीं हैं, इनकी आबादी के अनुसार, इनकी जाति की जनगणना के अनुसार, तो समझ लेना कि वो राजनीतिक पार्टी आपके लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, और उससे आप लोगों को दूरी बना लेनी चाहिए। इसीलिए आज चूंकि मुद्दा जाति जनगणना का है, तो इस मंच के माध्यम से इस देश की सरकार को मैं आपके तरफ से आह्वान करना चाहता हूं कि जो गलतियां आप कॉलम 12 में कर रहे हो, ये गलतियां आप सुधार लो, वरना इस देश की ओबीसी, एससी, एसटी जो अब भाई के रूप में एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के लड़ाई लड़ते हैं, ये आपको बख्शेंगे नहीं और आने वाले समय में आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। संविधान के हिसाब से जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और जिसकी आवाज हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं, आप उस मुद्दे के प्रति इस देश की जो 60-70% ओबीसी की आबादी है उसमें जागरण का काम कर रहे हैं और सरकार के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि मां सगी भी होती है और मां सौतेली भी होती है। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी की सरकार चल रही है, ये समझो कि सौतेली मां हमारे यहाँ पे आकर के बैठ गई है, और सौतेली मां का जो व्यवहार होता है बच्चों के साथ, वही इस सरकार का, क्योंकि मनुवादी सरकार है, ओबीसी के साथ वही व्यवहार हो रहा है। आपने बहुत अच्छी बात को रखा कि जो क्वेश्चनायर बना है जाति जनगणना का, मोदी जी जब डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, तो इस प्रश्नावली में 12 नंबर पे आपने लिखा एससी, एसटी और अदर्स। ओबीसी के आपने क्यों नहीं नाम लिखा? जबकि ओबीसी एक संवैधानिक नाम है, उसके लिए आयोग बना हुआ है। आपने उसको संवैधानिक दर्जा खुद छाती ठोक ठोक के कहते हो कि हम संवैधानिक दर्जा मानते हैं ओबीसी का, तो वो फिर कॉलम क्यों कि ये सौतेली मां जैसी सरकार है, इसकी नीयत में खोट है।
और इसको लाइन पे लाने के लिए मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा पीछे जा करके कि लगातार आप जानते हैं न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की बात करते रहे हैं और वो लोकसभा में 29 जुलाई 2024 को जब बोल रहे थे और उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया तो इस देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जातीय जनगणना की बात करना पाप वाली बात है। अर्बन नक्सल करते हैं जातीय जनगणना की बात, जाति तो होती नहीं है। और एक इनके एमपी हैं, बड़े बदतमीज एमपी हैं, अनुराग ठाकुर, उन्होंने तो राहुल जी को पता नहीं क्या क्या गालियां तक दे डाली। लेकिन राहुल जी ने वो जो डायलॉग और जो संसद में दर्ज है वो जो बात कही थी मैं वो आपके सामने वही दोहराना चाहता हूं। हमारे बीच में रतनलाल जी आ गए हैं, आपका स्वागत है रतनलाल जी। तो राहुल गांधी जी ने संसद में क्या बोला उस सेंटेंस पे थोड़ा गौर करना आप भी। राहुल जी ने कहा कि मोदी जी मैं जातीय जनगणना की बात कर रहा हूं और आप मुझको अर्बन नक्सल और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं आज इस संसद में एक बात कह रहा हूं कि इसी संसद के कार्यकाल में जो 2029 तक का है आपकी सरकार के द्वारा मैं जातीय जनगणना करा कर मानूंगा। हालांकि मेरी सरकार नहीं है, आपकी सरकार है, लेकिन मैं इसको कराऊंगा। और सही 9 महीने बाद 30 अप्रैल 2025 को आप लोगों के दबाव के कारण मोदी जी को जातीय जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। ये आपके सामने है। अब ये कलाकारी कर रहे हैं ये आरएसएस के लोग, जिसकी कठपुतली सरकार है, जो मनुवादी लोग हैं कि किसी तरह इसको टाल दें। लेकिन अब ये बात टलने वाली नहीं है। ये समझो कि ये रेल का इंजन है, ये चल पड़ा है, और रेल का इंजन जब कोई चल पड़ता है तो उसके सामने कोई अड़ने की कोशिश करता है तो उसका क्या हाल होता है। मैं इस सरकार को यही चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इसके आगे आप अड़ोगे तो इस सरकार को ये ओबीसी के जो हमारा समाज है देश भर में जो 60-70% आबादी है ये आपको उखाड़ करके फेंक देगा और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है।